वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। डियर ऑल, लास्ट क्लास में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन के कुछ अप्रोचेस को पढ़ा था। आज की क्लास में हम एक और अप्रोच को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। कुछ लोगों का मानना है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के जनरली 3 मेन अप्रोच होते हैं। वो है यूनिटरी अप्रोच, प्लूरलिस्टिक अप्रोच और तीसरा जो है वो है मार्क्सिस्ट थ्योरी रेडिकल अप्रोच, या उसी को हम लोग कन्फ्लिक्ट थ्योरी भी कहते हैं। लेकिन इन तीनों थ्योरी के अलावा भी कुछ एक ऐसे थ्योरी हैं जो मुझे लगता है आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, और उन अप्रोचेस को पढ़कर आपको ये मालूम होगा कि इससे जुड़े जितने भी थिंकर्स रहे, जो अप्रोच मैं बताऊंगी वो सभी इंडस्ट्रियल रिलेशन को किस नज़र से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनका अप्रोच क्या है। किसी भी चीज़ को हम बहुत तरीके से देख सकते हैं और फिर हम उस पर अपने परसेप्शन को बनाते हैं या अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हैं। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की शुरुआत इंडस्ट्रियल रिलेशन के कंसेप्ट से नहीं होती है। अगर इस अप्रोच को सही मामले में आपको समझना है तो आपको इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट की ओर देखना होगा कि प्रबंधन जो विषय है, मैनेजमेंट जो डिसिप्लिन है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो जब मैनेजमेंट की शुरुआत हुई तो कई ऐसे थ्योरिस्ट रहे, थिंकर रहे, चाहे आप उसका कोई भी नाम ले ले, कोई भी नाम उन्हें दे दें, उन लोगों ने मैनेजमेंट को अपनी अपनी नज़र से देखा। उनका अपना एक एरा रहा जिसमें उनकी थ्योरी या तो बहुत पॉपुलर हुई, कुछ यूनिवर्सल थ्योरी भी रही, कुछ एक ऐसी थ्योरी भी डेवलप हुई उस दौरान जिसको लोगों ने नकार दिया, जिसको एक्सेप्ट करने वाले लोग कम रहे, ऑर्गेनाइजेशन कम रही। अब जब आप कुछ अप्रोचेस को पढ़ेंगे या इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, जो कि जनरली अगर आप MBA कर रहे हैं, MCOM कर रहे हैं, BBA के स्टूडेंट हैं, तो स्टार्टिंग के ही क्लासेस में हम मैनेजमेंट को जब शुरुआत से पढ़ाते हैं तब उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन वो एरिया इतना ब्रॉड है कि प्रोफेसर्स जनरली BE स्कूल के, बिजनेस स्कूल के, उसको स्विप करते हैं, स्किप करते हैं। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जिसकी शुरुआत इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट से हुई, तो मैं आपको बताऊं कि मैनेजमेंट के जो विचार हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए जितने भी फादर रहे, जितने भी थिंकर रहे, फिलॉसफर रहे, उन लोगों को जनरली लोग 3 हिस्से में बाइफरकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो पहला हिस्सा है वो कहलाता है द क्लासिकल अप्रोच, दूसरा है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जिसे हम बिहेवियरल अप्रोच या बिहेवियरल साइंस भी कहते हैं, और तीसरा है द मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि क्लासिकल से पहले भी कुछ लोगों ने मैनेजमेंट की थ्योरी को दिया, मैनेजमेंट से जुड़े हुए फैक्ट एंड फिगर को हमारे सामने लेकर आए, तो हम उसे कहते हैं प्री क्लासिकल कंट्रीब्यूटर। क्लासिकल अप्रोच में अब मैं जब आपको बताऊंगी तो आपको याद आ जाएगा FW टेलर की पूरी थ्योरी मैनेजमेंट की, उनके प्रिंसिपल को हम पढ़ते हैं जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाएं। उसके बाद फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फेयोल की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी, जिनका कंसर्न मैनेजर के लिए था, और FW का कंसर्न जो है वो वर्कर्स के लिए था, खास करके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को वो ध्यान में रखते थे। फिर उसी एरा में मैक्स वेबर की
ब्यूरोक्रेसी थ्योरी आई। ये तीनों को जनरली, क्योंकि इनकी बातों को मास में लोगों ने पसंद भी किया और मास में लोगों ने रिजेक्ट भी किया, दैट्स वाई ये तीन जो जनरली हैं फेमस नाम हैं। उस दौरान कई लोग आए होंगे, कई लोगों के विचार भी सामने आए होंगे, लेकिन इन तीनों का प्रभाव आज भी कई ऑर्गेनाइजेशन में दिखता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक पूरा का पूरा अप्रोच नज़र आता है। जनरली हम लोग खिचड़ी पैटर्न पे ही वर्क करते हैं। सभी लोग मिश्रित, जिस अप्रोच से जिनका भी जो भी फिलोसफर रहे, थिंकर रहे, थ्योरिस्ट रहे, उनका जो हिस्सा हमें पसंद आया ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और पैटर्न पर, उसे एक्सेप्ट किया जाता है, अडेप्ट किया जाता है। फिर बात आ गई द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की, या जिसे हम कहते हैं बिहेवियरल साइंस अप्रोच। तो ये जो आ रहा है, जो सेकंड में मैं अभी बता रही हूँ क्लासिकल के बाद, वो कहलाता है नियो क्लासिकल अप्रोच। नियो क्लासिकल अप्रोच को दो हिस्से में बांटा गया, एक है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, दूसरा है बिहेवियरल साइंस अप्रोच। लेकिन कुछ लोग नियो क्लासिकल अप्रोच को सिर्फ बिहेवियरल साइंस अप्रोच कहते हैं या फिर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहते हैं। क्लासिकल थ्योरिस्ट के नाम को मैंने बताया। नियो क्लासिकल में एक पर्सनालिटी जो बहुत फेमस रही, या मैं कहूँ वो पायोनियर रहे, वो हैं एल्टन मेयो, या कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं एल्टन मायो। उनका हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, जो कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो पर किया गया था, जिसमें सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए, और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट होने के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसको हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के नाम से जानते हैं। आप सभी जब इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप पहले उस रूट में जाइए। अगर बीमारी को आइडेंटिफाई करना है, डिजीज को डायग्नोस करना है, तो फिर हमें रूट लेवल पर जा कर के वहाँ से चीज़ों को पहचानना होगा। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो कि नियो क्लासिकल के अंदर आता है, लेकिन लोग कहते हैं कि क्लासिकल के बाद डायरेक्ट कह देते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, लेकिन कहा जाना चाहिए कि क्लासिकल के बाद द नियो क्लासिकल थ्योरी आई। और जो थर्ड है मॉडर्न अप्रोच, जो कि सबसे रिसेंट है, मॉडर्न है, और उसके अंदर भी सिस्टम अप्रोच, कंटिंजेंसी अप्रोच और भी एक दो थ्योरी सामने आई। जो द नियो क्लासिकल अप्रोच है, हम उसे समझेंगे, लेकिन उसकी तुलना पहले हमें द क्लासिकल अप्रोच से करनी चाहिए। जब मैनेजमेंट के विचार, जब मैनेजमेंट के सिद्धांत, प्रिंसिपल को ढूंढा जा रहा था, समझा जा रहा था, देखा जा रहा था, तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम आम साधारण लोगों के बीच में है, क्लासिकल अप्रोच। वैसे प्री क्लासिकल कंट्रीब्यूटर्स भी बहुत सारे हैं, जिसमें चार्ल्स बैबेज बहुत पॉपुलर रहे। मैं एक दिन प्री क्लासिकल कंट्रीब्यूटर पर अलग से लेक्चर दूंगी। यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स हैं, लेकिन उन सभी लेक्चर्स में आपको अगर डेप्थ नहीं मिल पा रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि वैसी पढ़ाई हमें नहीं करनी चाहिए। क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, जिसके 3 फादर F.W. टेलर, हेनरी फेयोल या मैक्स वेबर, इन तीनों ने एक चीज पर बल दिया, प्रेशराइज किया, वो था इन्होंने फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया। सब एक ही राग में कह रहे थे, मशीन मशीन मशीन, काम करो, एक हायरार्की रहेगा, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कंसंट्रेशन है, वो टॉप लेवल के पास है, फ्यू हैंड में है, उसको बांटा नहीं जाना चाहिए।
पावर के सेंट्रलाइजेशन की बातें द क्लासिकल अप्रोच में की गई। दूसरी बात, क्लासिकल अप्रोच पूरा का पूरा मैकेनिस्टिक अप्रोच है जो बात करता है मशीन। यहाँ तक कि क्लासिकल कंट्रीब्यूटर कहते हैं कि इंसान भी बिल्कुल मशीन का एक कंपोनेंट है, उसको और किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है, वो काम करेगा। और काम क्यों करेगा? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को अचीव करना है और उसी से हम इफ़ेक्टिव भी हो जाएंगे और एफिशिएंट भी बन जाएंगे। क्लासिकल अप्रोच की गलती ये रही कि उसने ह्यूमन एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया, उसने मशीन को आगे कर दिया, ह्यूमन को पीछे कर दिया। थर्ड जो बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगी द क्लासिकल अप्रोच की, क्लासिकल अप्रोच बेस्ड है रेबल हाइपोथेसिस के कंसेप्ट पे, जो कंसेप्ट ये कहता है कि वर्कर का मोटिवेशन जो है वो सिर्फ मनी है, मॉनेटरी एस्पेक्ट है। वर्कर मोटिवेट तब हो रहा है जब उसको इकोनॉमिक इंसेंटिव मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, उसको और कोई चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं क्लासिकल अप्रोच बस काम की बात कर रहा था। और क्लासिकल अप्रोच की एक और खासियत है कि क्लासिकल अप्रोच को मानने वाले जो थिंकर हैं, जो बिलीवर हैं, जो भक्त हैं, उन सभी ने ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल स्ट्रक्चर को सपोर्ट किया। सबकी बातों से आपको लगा कि अगर वो लिबरल भी हुए हैं तो बस काम के लिए उनका फाइनल मोटिव जो है, अंतिम लक्ष्य जो है, बस काम करवाना है, काम लेना है। इनफॉर्मल ग्रुप को क्लासिकल वालों ने इग्नोर कर दिया। तो पहला सवाल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि क्लासिकल अप्रोच वालों ने किस ग्रुप पर फोकस किया। क्लासिकल अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच पर चलता रहा कि सब कुछ चलाने वाला या टॉप मैनेजमेंट है या फिर मैनेजमेंट ग्रुप है, लेकिन ह्यूमन व्यू को इग्नोर किया गया। उसके बाद लगभग 1930 से 1950 में एक आंधी आई। 1880 में प्री क्लासिकल कंट्रीब्यूटर्स जो हैं, जिसमें आपके चार्ल्स बैबेज वगैरह आ गए। फिर 90s के दशक में लगभग 1920-25 तक क्लासिकल का एरा एरा चला, जिसमें ये तीन महान लोग जो हैं सामने आए। फिर लगभग 1930 से ह्यूमन रिलेशन का कंसेप्ट आया और जिसके फादर एल्टन मेयो हैं, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन एल्टन मेयो हैं। तो कुछ लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि द न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंदर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आता है, इसके अलावा बिहेवियरल साइंस अप्रोच आता है। ऐसे बहुत सारे ऑथर ने इसको बाइफरकेट किया है, जिसमें कुछ फॉरेन ऑथर्स भी हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो एक साथ बिल्कुल खिचड़ी की तरह लिख देते हैं। न्यू क्लासिकल में जो ह्यूमन रिलेशन की थ्योरी रही, ह्यूमन रिलेशन का जो अप्रोच रहा है, न्यू क्लासिकल में जो ह्यूमन रिलेशन का अप्रोच रहा है, उसमें एल्टन मेयो की बहुत फेमस थ्योरी, उनके अलावा उनके बहुत सारे एसोसिएट रहे, जिसमें रूथसबर्गर, डिक्सन, व्हाइटहेड, ये सभी कॉमन रहे। इन लोगों ने मिलकर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट को किया, जो कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से बहुत फेमस है। उसी न्यू क्लासिकल में एक दूसरे अप्रोच ने भी एंट्री ली, जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल साइंस अप्रोच, जिसके अंदर मोटिवेशन पर फोकस किया गया, नीड पर फोकस किया गया। और उसमें बहुत सारी फेमस थ्योरी है, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड। और फिर मॉडर्न मैं बता चुकी हूँ।
इंडस्ट्रियल रिलेशन के अप्रोच को अगर हम पढ़ रहे हैं और नाम है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, तो इसकी कहानी यही थी। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच वालों ने कहा कि जो बात क्लासिकल थ्योरी वाले कह रहे हैं, चलिए वो ठीक है, लेकिन हाँ एक जो फैक्टर ह्यूमन रिलेशन में फोकस किया गया वो था ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन व्यू की नज़र से देखना। आप सभी को मालूम है कि मैन इज ए सोशल एनिमल। हम सभी को सर्वाइवल के लिए अपनी एक दुनिया चाहिए, जिस दुनिया में काम की बातें भले ना हो लेकिन इधर उधर की बातें होनी चाहिए। ऐसे कई फैक्ट्री हैं, ऐसे कई वर्क प्लेस को आप देखेंगे कि एक ऐसा ग्रुप नज़र आ रहा है जो बड़ा खुश हो रहा है, जिसमें कुछ लोग खैनी खा रहे हैं, कुछ साथ में बीड़ी पी रहे हैं, कुछ र्यूमर फैला रहे हैं, कुछ गॉसिप कर रहे हैं, जहाँ फ्रेंडशिप ज़्यादा दिख रही है। और वो यारी दोस्ती कहलाती है बिजनेस की भाषा में इनफॉर्मल ग्रुप। ह्यूमन रिलेशन वालों का मानना था कि क्लासिकल अप्रोच ने जिस फॉर्मल ग्रुप की बात की, उनको ये मालूम होना चाहिए कि उसी फॉर्मल ग्रुप के बीच में एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसको वो इग्नोर कर रहे हैं और हम उस पर बात करेंगे। लेकिन आप सभी को मालूम है कि किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम उसको बर्बाद कर देता है। ये जो बर्बादी हुई जब क्लासिकल अप्रोच आया, तो उसमें कई ऐसे फ्लॉज रहे, उसके कई ऐसे कॉन्स रहे जो पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि क्लासिकल अप्रोच पूरा यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल रहा। और इसी कारण दूसरे अप्रोच का नाम या दूसरे थॉट प्रोसेस का नाम हुआ न्यू क्लासिकल। न्यू मतलब न्यू, और क्लासिकल मतलब कि क्लासिकल थ्योरी पर एक पॉलिश की गई, जैसे जूते को साफ करते हैं और उसे साफ किया गया, थोड़ा सा क्लासिकल को ही शार्प करके मरम्मत करके हमारे पास आ गया न्यू क्लासिकल। लेकिन हाँ, न्यू क्लासिकल वालों की गलती क्या रही कि उन्होंने ह्यूमन बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया और फिर एंट्री हो गई मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट की। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहता है कि ह्यूमन फैक्टर को कंसीडर किया जाए। अगर ह्यूमन अपना एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाते हैं, अगर वर्कर सब एक साथ आ जाते हैं, तो उस कारण भी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। ह्यूमन रिलेशन के जितने बिलीवर रहे, थिंकर रहे, उन्होंने रेबल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। उनके लिए मनी जो है वो मोटिवेटर नहीं रहा। उनके लिए मोटिवेशन जो है उनका वो इनफॉर्मल ग्रुप रहा, जिसके साथ अगर वो मिल गए तो फिर बल्ले बल्ले है, काम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जनरली आप देखते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ये कहता नहीं है कि जाइए आप लोग एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाइए जहाँ खूब खाने खाइए, बीड़ी पीजिए। वो खुद बन जाता है, वो नेचुरल है, वो इनएविटेबल है, उसको हम हटा नहीं सकते हैं, वो है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। ह्यूमन रिलेशन वालों ने मशीन के बिहाइंड जो मैन छिपा हुआ है उसको ढूंढ निकाला। पहला स्लाइड आप लोगों के लिए है इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच का, जो नेक्स्ट अप्रोच द ह्यूमन रिलेशन जिसको पढ़ा रही हूँ मैं। कीथ डेविस, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन जो है वो एल्टन मेयो है, लेकिन कीथ डेविस को माना जाता है कि उन्होंने ह्यूमन रिलेशन के इंडस्ट्रियल रिलेशन को देखने वाले अप्रोच को दिया है। तो कीथ डेविस ने बताया कि जब पीपल वर्क में करते हैं, काम करते हैं, अगर वो साथ हैं तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि उनको इकोनॉमिक फ़ायदा तो हो रहा है, भाई सैलरी तो मिल रही है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर वो और स्ट्रेंथन हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। वो जैसा चाह रहे हैं वैसा अगर उनके साथ हो जाए तो काम और बेहतर होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो जाएगा। कीथ डेविस हो या फिर फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन एल्टन मेयो हैं,
उनका ये मानना रहा कि हम ह्यूमन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो मशीन नहीं है, उसके अपने भी कुछ पसंद है, नापसंद है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ये हाईलाइट करता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ तो रही है, लेकिन कारण पैसा नहीं है, कारण सैलरी नहीं है। कारण जो है वो एम्प्लॉय का वो इनफॉर्मल ग्रुप है या वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसको वर्कर्स एंजॉय कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि अगर वो दोस्ती यारी के साथ हैं तो फिर वो और ज़्यादा काम कर सकते हैं। और एल्टन मेयो ही वो पहले पर्सन थे जिन्होंने ह्यूमन फैक्टर को अप्रिसिएट किया और रेबल हाइपोथेसिस को इग्नोर किया और बताया कि वर्कर मोटिवेटेड तो हैं, लेकिन मनी जो है इकोनॉमिक इंसेंटिव से नहीं है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो कई ऐसे आपके दोस्त जो कहीं जॉब कर रहे हैं वो कहते होंगे कि हम जहाँ काम कर रहे हैं ना यार, वक्त पे सैलरी तो मिल रहा है लेकिन वो इन्वायरमेंट नहीं है। तो जिसको कहते हैं वाइफ, जिसको कहते हैं इन्वायरमेंट, वो मज़ा इनफॉर्मल ग्रुप में है। ये वो ग्रुप है जो कि कंपनी के जो मैनेजमेंट ग्रुप है, टॉप मैनेजमेंट कह नहीं रही है कि भैया तुम लोग ऐसे करो, एक साथ आ जाओ। ये खुद ही खुद डेवलप हो जाता है। हम अपने ही वर्क प्लेस पे किसी को दोस्त मान लेते हैं, किसी को बहन मान लेते हैं, किसी को और परम मित्र मान लेते हैं। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ये कहता है कि इनफॉर्मल ग्रुप के कारण ही वर्कर मोटिवेटेड होते हैं और ये साबित हुआ। तो हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के अप्रोच को जिसका नाम है द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को मानने वाले एल्टन मेयो और उनके साथ जितने एसोसिएट थे, रूथसबर्गर, व्हाइटहेड, वाइट, हॉमन्स, उन लोगों ने बताया, तो इन सभी का मानना था कि एक स्मॉल वर्क ग्रुप जो है वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है जिससे लेबर और मैनेजमेंट का रिश्ता और अच्छा हो सकता है। यूनिटरी अप्रोच को आपने पढ़ा जो कहते थे ऑर्गेनाइजेशन एक हैप्पी फैमिली है। वहाँ पर ट्रेड यूनियन जो है वो अननेसेसरी इंटरप्शन है। दूसरा, प्लूरलिस्टिक अप्रोच वालों ने कहा कि कन्फ्लिक्ट तो होगा, मैनेजमेंट और वर्कर्स लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, लेकिन हाँ, रीजन यहाँ पर है क्योंकि सभी का एक डाइवर्जेंट ग्रुप है, सबका इंटरेस्ट, सबका गोल डिफरेंट है। उसके अलावा मार्क्सिस्ट अप्रोच, उन्होंने पूरी सोसाइटी को कहा कि कन्फ्लिक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसका कारण ये क्लास स्ट्रगल है। एक वर्ग जिसके पास अधिक पैसा है वो कैपिटलिस्ट कहलाते हैं, जो हैव्स हैं, और एक है हैव नॉट्स जिसके पास कुछ भी नहीं है, वर्कर क्लास, जो एक्सप्लॉइट होते हैं पूंजीपतियों के द्वारा। अब ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहता है कि वर्कर वर्क प्लेस में सेटिस्फाइड होंगे, वर्कर काम तो कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन तभी अच्छा होगा जब उनका एक स्मॉल ग्रुप जो है जो उनको मोटिवेट करता है, प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ेगी। तो इनफॉर्मल ग्रुप को सपोर्ट किया गया है ह्यूमन रिलेशन में। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्लियर कट ये कहता है कि हम मशीन पर बिलीव नहीं करते हैं, मशीन के बिहाइंड जो मैन है हम उस पर फोकस करते हैं और उसकी कुछ ज़रूरतें हैं जो उसको खुश करते हैं या उदास करते हैं। और वो क्या है? तो वो है उनका बिलोंगिंगनेस, उनका फ्रेंडशिप, उनकी यारी, उनका वो माहौल जिसमें वो सब साथ मिलकर काम करते हैं। और अगर ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा माना जाना चाहिए कि वर्कर जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं, उनके पास ऐसा एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप रहता है तो और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। कहीं ना कहीं अगर
कुछ इंटेलेक्चुअल ह्यूमन रिलेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसका यही कारण है कि ह्यूमन रिलेशन ने डायरेक्ट कहा कि हम मनी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, हम इकोनॉमिक इंसेंटिव, सैलरी हमको खुश नहीं कर रहा है, हमको इनफॉर्मल ग्रुप खुश कर रहा है, हम बॉस से खुश नहीं है, वो मेरा जो दोस्त ऑफिस में आता है हमको बस वही मांगता है, वही चाहिए। जिसमें कम्युनिकेशन का भी की रोल रहा, वो बातें करेंगे, दोस्त वर्क प्लेस पे पहुंचा, उससे माहौल अच्छा रहा। पहले स्लाइड को आप लिख लेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस थ्योरी को लिखेंगे अगर अप्रोच को, तो इसमें लिखने को बहुत कुछ है। इसमें हम कंपैरिजन के साथ बता सकते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये दूसरा स्लाइड है, आप इसको भी लिखेंगे। थर्ड जो है, मैंने बताया कि न्यू क्लासिकल में ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पर जो फोकस है उसमें हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट सबसे कॉमन पॉपुलर है, जिसमें सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुआ, उसकी बातें कुछ आई। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो हुआ उसके भी कुछ कंक्लूजन आए, और जो भी उसमें जुड़े हुए थे उन सभी का मानना था कि बार बार वर्किंग कंडीशन को चेंज किया गया, तरह तरह के सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए, एक इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट रहा, बैंक वायरिंग रही, इसके अलावा रिले असेंबली टेस्ट रूम रहा, ऐसे 5 या 6 एक्सपेरिमेंट हुए लगातार, जो कि 1924 से 1932 तक चलता ही रहा शिकागो में, बस यही ढूंढने के लिए कि वर्कर काम कर रहे हैं। जब लाइट के इफेक्ट को कम और ज़्यादा किया गया, वर्कर फिर भी काम कर रहे हैं, और जब फैक्टर आइडेंटिफाई किया गया तब मालूम हुआ कि ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ इनके दोस्त हैं, इनके यार हैं, इन्हें पैसे से मतलब नहीं है, सैलरी तो भाई वो तो हो जाएगा, लेकिन फ्रेंडशिप के कारण लाइट का जो कम ज़्यादा हुआ, जो इल्यूमिनेशन हुआ, उससे भी उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा और काम चलता रहा। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जब थ्योरी को फाइंड किया गया तो पता चला कि ह्यूमन फैक्टर जो है वो इतना प्राइम रोल निभा रहा है। ह्यूमन रिलेशन को क्रिटिसाइज करने वाले कहते हैं कि वर्कर्स को पहले ही पता था कि कुछ लोग आ रहे हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक नेचुरल कंसेप्ट हमारे सामने है कि जब हम कभी ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, सर्विलांस में रहते हैं, देख रेख में रहते हैं, तो फिर हमारी पर्सनालिटी खुल कर नहीं आती है, फिर हम एक्ट कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वर्कर्स को मालूम भी था कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर ह्यूमन रिलेशन फेल हो भी गया तो एक बात जो हमारे सामने आई, ह्यूमन व्यू, वो बहुत ज़रूरी रहा। ये भी स्लाइड आप पढ़िएगा। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को मैं एक इंडिविजुअल वीडियो में बनाऊंगी, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी है, लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग है। इवन क्लासिकल को पढ़कर जो है सब खुश नहीं होते हैं, लेकिन ह्यूमन रिलेशन को पढ़ते हैं तो लगता है भाई कोई अपनी बात कर रहा है। एल्टन मेयो को इसी के कारण फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन कहा गया, जिन्होंने मशीन को, मैकेनिस्टिक कंसेप्ट को इग्नोर किया और कहा कि मशीन के पीछे जो खड़ा इंसान है ना, सारा खेल उसी का है। और भी कई सारे फैक्टर रहे, आप देख सकते हैं। हॉथॉर्न के कंक्लूजन है, और उस थ्योरी को, उस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद खुलासा हुआ कि जो हमारा सोशल सर्कल होता है वो भी हमें मोटिवेट कर सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन है, पीस हार्मनी बनी हुई है। वर्कर काम भी कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे इसलिए नहीं कि उनका ऑफिस देखने में सुंदर है, वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो साइकोलॉजिकल रूप से उनके साथ उनके दोस्त यार हैं, वो ट्रिगर होता है कि भाई मेरा दोस्त है ना, कैसे भी काम कर लेंगे, दोस्त होना चाहिए। इनफॉर्मल रिलेशन को प्रायोरिटाइज किया गया और बताया गया कि ये फॉर्मल रिलेशन से भी बड़ा है। इतना ही नहीं, ह्यूमन रिलेशन एक चीज की बात करता है जिसकी बात आज से नहीं उठ रही है, बहुत साल हो गए। ह्यूमन रिलेशन वाले मानते हैं कि वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो बस वो मशीन नहीं है,
उनको भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको भी अपने बातों को रखने का हक है। तो वो सभी वर्कर पार्टिसिपेशन को एप्रिसिएट कर रहे थे। इसके अलावा ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से कुछ और बातें सामने आई और कहा गया कि एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इफेक्टिव भी हैं, एफिशिएंट भी हैं, लेकिन वो काम इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनके साथ उनका एक इनफॉर्मल स्मॉल ग्रुप है जो उनको हमेशा मोटिवेट करता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये अभी आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको लगेगा कितनी सामान्य बात है, लेकिन एक समय ये क्रांति रही। इसके अलावा ह्यूमन डिग्निटी पर फोकस किया गया ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में। ह्यूमन रिलेशन को मानने वाले लोगों को लगा, आप लोग आराम से फ़ोन जब आपके सामने वीडियो आएगा आप इसको जूम इन आउट कर कर लिख भी सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा है। ह्यूमन रिलेशन कहता है कि वर्कर काम करेंगे, वो हायर प्रोडक्टिविटी को अचीव करेंगे, लेकिन तभी कर पाएंगे जब उनको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, वर्कर्स की डिग्निटी मेंटेन होगी, उनको उनके सर्कल के साथ घुलने मिलने दिया जाएगा, तब उनका परफॉर्मेंस और भी इम्प्रूव होगा। इसके अलावा ह्यूमन रिलेशन वाले मानते थे कि भाई तुम कितना भी बोनस दे लो, मेरा बोनस जो है मेरा दोस्त है, हम फाइनेंशियल इंसेंटिव से खुश नहीं होंगे, उसी के कारण हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम आ रहे हैं तो मेरा एक फैमिली यहाँ बन गया है जिसको रोज़ देखते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, साथ में खाते हैं, इधर उधर की चुगली करते हैं, हम उससे खुश हैं, सेटल्ड है। ह्यूमन रिलेशन को मानने वाले कहते थे कि अगर बातचीत अच्छी रही, ये इनफॉर्मल ग्रुप रहा ना, तो माहौल खुशनुमा रहेगा। सुपीरियर के सबऑर्डिनेट के साथ बन रही है तो यहाँ लड़ाई नहीं होगा, इनफॉर्मल ग्रुप हमारे सोल को सेटिस्फाई करेगा। और अंत में ह्यूमन रिलेशन वाले ये मानते थे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है तब हम और अच्छे से काम कर सकते हैं। जब हम अपनी बातों को अपने मैनेजमेंट के सामने रखें तो फिर बात ही बन जाएगी। क्लासिकल थ्योरी और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का एक मैंने डिफरेंशिएशन चार्ट जो है वो डाला है, जहाँ क्लासिकल थ्योरी का फोकस स्ट्रक्चर पर था, हायरार्की की बात होती थी कि पावर है तो मैनेजमेंट के पास, लेकिन ह्यूमन रिलेशन वाले कहते हैं कि भाई मशीन की बातें हटाओ, अब मैन की बातें होनी चाहिए। तो मशीन में क्रॉस लगाना है, मैन के कंसेप्ट को देखना है। और अगर पीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो पीपल एट वर्क हैं, अगर वो मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, उनका सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, तो फिर साइकोलॉजिकल तौर पर, मानसिक तौर पर वो मजबूत बनेंगे और सब मिल के काम करेंगे। इसके अलावा क्लासिकल थ्योरिस्ट जो है हमेशा अथॉरिटी वाले लगे, वो सिर्फ कमांड करते थे, वर्क करो, तुम्हारा जो भला होगा काम करके होगा, तुम मशीन के साथ करो, वही वन बेस्ट वे है, अच्छे काम को सीखो। लेकिन ये कहते हैं कि काम करो ठीक है, लेकिन सब मिलजुल के काम करो। देयर इज अ नीड ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कोलैबोरेट होकर साथ करेंगे, हम साथ हैं, हम साथ हैं, ये नहीं, हम साथ अगर मिल गए तो फिर साथ हैं। क्लासिकल थ्योरी का मोटिवेशन था रेबल हाइपोथेसिस, जिसकी बात F.W. टेलर ने की थी कि ये जो वर्कर काम कर रहे हैं ये खुश हैं, ये चार्ज्ड हैं क्योंकि इनको पैसा मिल रहा है, इकोनॉमिक इंसेंटिव मिल रहा है। लेकिन ह्यूमन रिलेशन वाले जो बिलीवर है वो मानते हैं कि नहीं, ये चार्ज नज़र आ रहे हैं तो इनका दोस्त मिल रहा है इसलिए। और एम्प्लॉय का काम क्या था क्लासिकल थ्योरी में? जो बॉस ने कह दिया वैसा काम करो, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ऐसे काम करो। लेकिन ह्यूमन रिलेशन कहते थे भाई हमारा इनफॉर्मल ग्रुप है ना, साथ मिल जाएंगे तो हम लोग ही बॉस बन जाएंगे, साथ जुड़ जाएंगे तो आप जो कहिए सो कर लेंगे। ह्यूमन रिलेशन जो है वो फ्लैट स्ट्रक्चर की डिमांड करता था,
कि अगर हायरार्की रहेगी तो बहुत लफड़ा है, सब कुछ स्ट्रक्चर में रहेगा। बॉस एटीट्यूड जो है वो उन्हें पसंद नहीं आता था। उनको लगता था नहीं, सब साथ हैं, हंस के खेल के वर्क को बिल्कुल रेस्ट और प्ले की तरह एंजॉय करके हम काम कर लेंगे। लेकिन क्लासिकल वाले कहते थे नहीं भाई, टॉप वाले हैं वही कमांड देंगे और जो अंतिम तक जाएगा लोअर लेवल तक। ह्यूमन रिलेशन के कुछ और भी स्लाइड है, बस आप लोगों के पढ़ने के लिए है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का ही दूसरा नाम है न्यू क्लासिकल अप्रोच, या फिर उसी को कहेंगे बिहेवियरल साइंस अप्रोच, जिसका प्राइम फोकस था कि इनफॉर्मल रिलेशन जो है उसी से ऑर्गेनाइजेशन टिका हुआ है। हम फिजियोलॉजिकल मशीन की बातें नहीं करेंगे, बाहरी जो वर्किंग कंडीशन है, हमारा केबिन कितना सजा धजा है, दुल्हन की तरह नहीं मैटर करता है। मैटर करता है मेरा दोस्त आया है कि नहीं। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच बिल्कुल बिहारियों की तरह है, साथ बैठ गए हैं, लिट्टी चोखा खा लिए ऑफिस में फैला के, टॉप मैनेजमेंट देखते देखते रह गया कि ये क्या चल रहा है। लेकिन क्लासिकल वाले वो नहीं है, वो कह रहे नहीं, खाओ भाई, सब अपने अपने केबिन में बैठकर खाओ। ह्यूमन रिलेशन की स्लाइड को देखेंगे, जिसमें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो कीथ डेविस ने जो बातें कही, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन एल्टन मेयो हैं, तो सभी का बस एक ही बात था कि ह्यूमन व्यू को देखा जाए। ह्यूमन रिलेशन वाले मुझे बहुत इमोशनल साउंड कर रहे हैं, इमोशनल लग रहे हैं। वो साइकोलॉजिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे वो चार्ज्ड हैं। उन्हें फिजियोलॉजिकल चीज़ें जो आसपास का वातावरण है वो प्रभावित नहीं कर रहा, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। उनको हायरार्की नहीं चाहिए, उनको बॉस वाला नहीं चाहिए, उनको भाईचारा चाहिए प्रॉपर। और पूरी की पूरी ह्यूमन रिलेशन को शेप करने में बहुत सारे लोगों का नाम रहा, जिसमें एल्टन मेयो तो फादर ही हैं भाई, इनका तो नाम लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा डिक्सन व्हाइटहेड, रूथस बर्गर, लॉयड भी रहे, और 1925-30 से 1950 तक दुनिया में राज करने वाली थ्योरी रही ह्यूमन रिलेशन की, जो कह रहा है कि काम हम कर रहे हैं भाई, पर ये मत सोचो कि तुम जो सैलरी भेज रहे हो उससे। हम काम कर रहे हैं क्योंकि साथ में मिल बैठ के साइड में खाने भी खा ले रहे हैं। भले काम छूट जाए, प्राण जाए, नौकरी जाए, लेकिन दोस्ती ना जाए। ये है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के जो बिलीवर रहे, उनको वेज क्या है, हमारा वर्किंग कंडीशन क्या है, उन्होंने ये माना। कई जो हैं मूर्ख लोग ये कहते हैं कि ह्यूमन रिलेशन वाले जो हैं वो कह रहे थे, अरे भाई वो तुमको कैसे कह सकते हैं। उनकी थ्योरी का जो डीप इंसाइट है ये यही है कि ह्यूमन रिलेशन वाले कहते हैं कि फॉर्मल है भाई, ठीक है, काम तो करेंगे, हम लोग सब नौकर हैं, नौकरी तो करेंगे, लेकिन हाँ, उस फॉर्मल सेटअप में एक इनफॉर्मल ग्रुप है, हम उसके कारण काम कर रहे हैं। तुम्हारे केबिन को तुम कितना भी सजा लो, हम उससे काम नहीं कर रहे हैं। हम मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, मैन की बात कर रहे हैं। हम फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम साइकोलॉजिकल बातें कर रहे हैं। हम मोटिवेट हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, जॉब से फुल्ली सेटिस्फाइड है क्योंकि मेरा दोस्त भी आया है। तो कहीं ना कहीं रेबल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने वाले ह्यूमन रिलेशनशिप वाले रहे हैं, जिनको लगता था कि हम इकोनॉमिक इंसेंटिव से, पैसे से हम मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, हम मोटिवेट हो रहे हैं, पर उसका रीज़न जो है हमारा इनफॉर्मल ग्रुप है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मैन बिहाइंड द मशीन। ह्यूमन रिलेशन वाले जो कि न्यू क्लासिकल के अंतर्गत आते हैं, न्यू मतलब न्यू, क्लासिकल मतलब मैंने बताया है,
कि क्लासिकल थ्योरी को पॉलिश किया गया तो हमारे पास नियो क्लासिकल आ गया, और जो भी डेफिशिएंसी रही क्लासिकल थ्योरी की, जो कमी रही, जो कॉन्स रहे, जो भी फ्लॉज रहे, उसको दूर करने की कोशिश किए ह्यूमन रिलेशन वाले, लेकिन फिर वो भी नहीं चले तो अभी मॉडर्न अप्रोच भी है। लेकिन आज भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ह्यूमन फैक्टर को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात उस जमाने में 1930 से 50 के एरा में की गई। स्लाइड को देखेंगे, जो भी अच्छा लगेगा आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। पहले बहुत कुछ हम इसमें लिख सकते हैं, उतना लिख सकते हैं जितने में इमोशनल फुल ना लगे। ह्यूमन रिलेशन वाले मानते थे कि मैन मोटिवेटेड हो रहा है पर मनी से नहीं। वो जो हमारा हेल्दी क्लाइमेट है, जहाँ हम लोग एक साथ चिल्लर पार्टी कर सकते हैं, वो हमें इंस्पायर कर रहा है और उसी से हम मोटिवेटेड हैं। ह्यूमन रिलेशन वाले मानते थे कि अगर इंसान को तुम अच्छे से ट्रीटमेंट दोगे, उनको अगर अच्छा फील कराओगे, तो फिर वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे अच्छे रिजल्ट को अचीव करने के लिए। जाहिर सी बात है, अकेले अगर हमें एक प्रोजेक्ट को बनाने दे दिया जाए हम बोर होंगे, लेकिन दोस्त के साथ अगर दे दिया जाए तो हम 50 दिन तक रात भर जाग सकते हैं। ये शक्ति जो है, ये ग्रेविटेशन और कहीं नहीं है। ह्यूमन रिलेशन को मानने वाले कहते थे कि ग्रुप का बहुत असर होता है वर्कर के काम पर। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर एक दोस्त छुट्टी पर जाते हैं तो दूसरे ही दिन शाम तक मैनेजर्स के पास दूसरे दोस्त का लेटर चला जाता है। खास करके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एकता बहुत रहती है। अपर में वो दोस्ताना रहे ना रहे कि वो नहीं आ रहा है तो नहीं आएंगे, मन नहीं लग रहा है, तुम छुट्टी पे चले गए, दोस्त 2 दिन के लिए उसका ब्रेकअप हुआ, वो छुट्टी पे निकल गया, तो फिर बाकी सब बोलते हैं हमारा भी छुट्टी भाई, हम भी तुम्हारे साथ रो लेंगे। ह्यूमन रिलेशन वाले बिलीवर थे कि अगर फ्रेंडली सुपरविजन हुआ ना, बॉस बॉस बनकर नहीं, दोस्त बनकर, भाई बनकर बोलता है, कमांड देता है, तो हम उसको झेल लेंगे। लेकिन अगर वो आंख दिखाएगा तो फिर वो गया काम से। तो हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशन, इंटरपर्सनल मतलब 2 लोगों का रिश्ता, जो कि कम्युनिकेशन है, वो तभी मेंटेन होगा जब फ्रेंडली सुपरविजन हो। काम करेंगे, आप आदेश दीजिए, लेकिन फिर प्यार से बोलिए कि भाई ऐसे ऐसे कर दो। बॉस बनेंगे तो फिर हम लोग भी जो हैं अपनी हकीकत बताएंगे। एल्टन मेयो ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया अपने साथियों के साथ मिलकर शिकागो में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में, वो एक स्मॉल सिंपल ग्रुप पर किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में भी बहुत सारी कमी रही। कुछ ऐसे अजम्पशन को माना गया, लिया गया, जो कि मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट उसके फ्लॉप हो गए, फेल हो गए। लेकिन जब ओवरऑल एक नतीजा सामने लाना था, उतना खर्च किया गया, उतने समय को, उतने साल को हम लोग ने इन्वेस्ट किया, तब पता चला कि ह्यूमन फैक्टर वर्क करता है। लेकिन जिस तरीके से क्लासिकल भी पूरी तरीके से यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल नहीं रहा, नियो क्लासिकल इसलिए भी नहीं चल पाया क्योंकि जितने थ्योरिस्ट बिलीवर्स थे वो एक साथ चिल्लाने लगे। नियो क्लासिकल के एंड में मॉडर्न वाले दरवाजे पे खड़े होकर चिल्लाने लगे, चीखने लगे और कहने लगे कि भाई तुम लोग ये क्या रोना रो रहे हो, मनुष्य 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 एक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, साइंटिफिक बातें करो, मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट्स भी है, तुम लोग कलाकार लग रहे हो, नमूने जैसी बातें मत करो। तो नियो क्लासिकल को क्रिटिसाइज किया गया ये कह के कि तुम लोगों में साइंटिफिक बेस नहीं है, तुम्हारा कोई टूल टेक्निक नहीं है, तुम लोग बस भाव में
खाली जज्बात बदल रहे हो, वक्त बदल रहे हो। तुम बस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो। तुम लोग अगर इतने दोस्ती यारी करोगे, इतने देर तक 2-2 घंटा वर्किंग आवर में खैनी खाओगे, तो प्रोडक्टिविटी हैम्पर कर जाएगा। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन आया तो, लेकिन बड़ा डाउटफुल लगा लोगों को। वो जो सैंपल लिया गया वो सभी को सेटिस्फाइड नहीं किया। और मायो ने बोला, मायो की थ्योरी को कई लोगों ने मिसजज भी किया ये कह के कि ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है ना, ड्रिवन बाय इमोशन है, खाली भाव में बहाया जा रहा है, भाव की गंगा बह रही है, सेंटिमेंट की बात कर रही है। लेकिन मायो चाहते थे कि वर्क प्लेस को ह्यूमनाइज किया जाए। मशीन तो मुर्दा है, लेकिन जो उसको चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उसको जिंदा रहने दिया जाए, जीने दिया जाए। मायो की थ्योरी को, एल्टन मेयो की थ्योरी को, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उनकी जो थ्योरी, जो एक्सपेरिमेंटेशन का कंक्लूजन हमारे सामने आया, वो कोई पक्का सबूत नहीं दे पा रहा था, पक्की गारंटी नहीं दे पा रहा था कि जो हैप्पी वर्कर हैं वो प्रोडक्टिव हो सकते हैं। आधा से अधिक लोगों ने बोला कि नहीं भाई, ये इनफॉर्मल करके प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगा, ये पिएंगे बीड़ी साथ में घंटों घंटों, इनको नहीं मतलब है। अभी कार्ल मार्क्स हमारे बीच रहते तो वो तो चीखने लगते और बोलते हैं कि जो कुछ हो रहा है क्लास स्ट्रगल है। क्लासिकल थ्योरी के बहुत सारी इशू रही, जिस कारण नियो क्लासिकल की एंट्री हुई। क्लासिकल थ्योरी वाले जो हैं मशीन करते थे और उनको लगता था कि मशीन का एक हिस्सा ह्यूमन है, जिसको कोई चीज़ फर्क नहीं पड़ता, उसको पैसा दे दीजिए वो सब काम करेगा। और क्लासिकल वालों की गलती रही कि मशीन को ऊपर उठाने के चक्कर में इंसान मरने लगे। फिर ह्यूमन वाले आए, उन्होंने तो 1924 से लेकर 32 तक बस एक्सपेरिमेंट ही किया, और एक्सपेरिमेंट भी करते रहे और बोलते रहे कि काम करेंगे हम, पर उसके लिए तुम्हारा वर्किंग कंडीशन जिम्मेदार नहीं है भाई, मेरा दोस्त। नियो क्लासिकल में जो भी अप्रोचेज रहे, नियो क्लासिकल का 2 हिस्सा रहा, और वो 2 हिस्सा रहा, एक ह्यूमन रिलेशन, दूसरा बिहेवियरल साइंस अप्रोच। उसकी जो फाइंडिंग आई, जो थ्योरी का फोकस रहा, वो ह्यूमन बीइंग को सेंटर में ला करके बिठा कर बोल रहा है कि ह्यूमन के बिहेवियर को नोटिस किया जाए, उसके डिमांड को सुना जाए, वर्कर चाहते क्या हैं। इसीलिए बिहेवियरल थ्योरी भी हम इसे कहते हैं। बहुत सारे लोग इसे बाइफर्केट करते ही नहीं, उनको लगता है नियो क्लासिकल, ह्यूमन रिलेशन, बिहेवियरल। बात भी ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन अगर बातों को बढ़ाना है, फैलाना है, तो फिर कोशिश किया जाता है, बहुत सारे लोगों ने किया है। तो अगर आप भी बिहारी हैं तो कर सकते हैं। थ्योरी की हाईलाइट जो रही नियो क्लासिकल की, उन्होंने कहा कि फॉर्मल है। हम भी चलिए आपकी बातों में हाँ में हाँ कर लेते हैं, क्योंकि क्लासिकल वालों, हम लोग भी तो पॉलिश्ड किए हैं, क्लासिकल की ही बातों को उठाकर नियो क्लासिकल एरा में आए हैं। आप लोगों को तो पढ़े हैं ना भाई, सुने तो हैं। फॉर्मल ग्रुप के साथ एक ग्रुप और भी है, और वो ग्रुप है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इम्पैक्टफुल है। न्यू क्लासिकल को मानने वाले कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। क्लासिकल वाले कहते थे ह्यूमन बीइंग जो है ना, मशीन जो है, और ह्यूमन बीइंग इंडिपेंडेंट है, ये बस अपना अपना देखते हैं, इनको किसी का ज़रूरत नहीं है, किसी का सुनेंगे नहीं, ये काम करेंगे, पैसे के लिए मर रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन ह्यूमन रिलेशन वाले कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
एक के बिना दूसरा मर जाएगा। ये कोई फिल्मी प्यार की कहानी, प्यार की बातें लग रही है। और ह्यूमन का मोटिवेशन यहाँ जो है वो उसका इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, इनफॉर्मल ग्रुप है। नियो क्लासिकल का एक हाईलाइट ये भी रहा कि सभी को मालूम है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हाई लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। वर्कर का अपना इंडिविजुअल गोल होता है, कोई को घर लेना है, मकान लेना है, कोई को सिर्फ शादी करना है, इसीलिए नौकरी कर रहे हैं ताकि दहेज मिलेगा, और कुछ जो हैं उनको काम 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 करना है। क्लासिकल थ्योरी हायरार्की की बात करता था, बॉस बॉस होते हैं, लेकिन नियो क्लासिकल कहता है कि टॉल स्ट्रक्चर जितना ही ऑर्गेनाइजेशन का रहा, जितनी हायरार्की रही, उतनी आज़ादी खत्म हो जाएगी। तो फ्लैट स्ट्रक्चर ठीक है, सब अपने अकॉर्डिंग काम करें, इनफॉर्मली काम करें। ह्यूमन रिलेशन वाले मानते थे कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। पावर को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाए, बॉस ज़्यादा जिम्मेदारी लेगा तो अकेले मर जाएगा। लेकिन क्लासिकल वाले चालाक थे, वो कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, पावर बॉस रखेगा वरना वर्कर चढ़ जाएगा भाई हम लोग पे। और ह्यूमन रिलेशन की खासियत रही कि इनफॉर्मल ग्रुप को उन्होंने बोला कि हाँ, फॉर्मल से भी ज़्यादा इनफॉर्मल जो है उसकी ज़रूरत है। बुराई क्यों हुई, शिकायतें क्यों हुई? शिकायतें इस कारण हुई कि नियो क्लासिकल थ्योरी जो है वो हायरार्की को पसंद नहीं करता है। लेकिन जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया, जितने भी इंटेलेक्चुअल थे, उनका मानना था कि अगर बॉस नहीं रहे, उनकी कंट्रोलिंग नहीं रही, तो प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगी। वर्कर सिर्फ अपने में टाइम वेस्ट करेंगे, रिसोर्स का वेस्टेज होगा। दूसरी बात, निंदा करने वाले आलोचक लोगों ने कहा कि ये थ्योरी जो है ये यूनिफाइड अप्रोच नहीं है, ये जो है खाली क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी को बस पॉलिश किया गया है, ये चोरी की गई हुई थ्योरी टाइप की है। बस इन लोगों ने, हम लोगों ने फॉर्मल किया, इन लोगों ने इनफॉर्मल बात कर दिया। इसमें सारा एलिमेंट नहीं है, इसमें यूनिटी नहीं है। ये जिन बातों को उठा रहा है, क्लासिकल वालों की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इवन मॉडर्न अप्रोच की एंट्री भी इसलिए हुई क्योंकि मॉडर्न वालों को भी मानना था कि नियो क्लासिकल वालों ने ह्यूमन व्यू पर ज़्यादा प्यार लुटाया। इसकी और शिकायतें इसलिए भी हुई कि क्योंकि नियो क्लासिकल थ्योरी जो है कुछ एजम्पशन पर बेस्ड था। उसके जो एक्सपेरिमेंट हुए वो सब लोगों को डाउटफुल लगे, जिसमें इमोशन, सेंटिमेंट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बातें की गई। उसमें जो बातें की गई कि वन कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन, इसका ये मतलब है यहाँ पर कि नियो क्लासिकल वालों ने माना, उन्होंने जो माना कि ऑर्गेनाइजेशन में सभी वर्कर सेटिस्फाइड हो जाएंगे जब हम लोग सब साथ आएंगे। लेकिन ये हार्ड है, ये हार्ड है क्योंकि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पर आप सबको सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि सब डाइवर्जेंट ग्रुप है, सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, वर्कर का अपना पर्सनल एजेंडा है। तो नियो क्लासिकल वालों की निंदा इसलिए हुई क्योंकि उनको लगा कि सब जॉब से सेटिस्फाइड है अगर दोस्त यार है, इनफॉर्मल ग्रुप है। लेकिन ऐसा हकीकत में मान पाना लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ। स्लाइड का एंड होता है यहीं पर। स्टार्टिंग के स्लाइड में आते हैं। हम पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच को, जो ह्यूमन रिलेशन का एक अप्रोच, जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक अप्रोच है जिसका नाम है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। इसकी पूरी स्टोरी आप लोगों के सामने अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी बातें होंगी। आज के लिए बस इतना ही।